हेलो फ्रेंड्स, आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मैं राजकुमार मौर्य आज की इस वीडियो के माध्यम से, इस क्लास के माध्यम से एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। चैप्टर का नाम दिया है वैल्यूएशन ऑफ शेयर, अंशों का मूल्यांकन। आपको अगर अच्छा अंक प्राप्त करना है तो हमारे इस पूरी वीडियो को देख करके अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। और पूरा का पूरा कोर्स उपलब्ध है जो लाइन से सीरियल वाइज आपको मिलेगा। आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेस को डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं अंशों के मूल्यांकन। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए अंश किसे कहते हैं। अंश का मतलब शेयर। कंपनी की जो पूंजी होती है, कंपनी की जो अंश पूंजी होती है, जिन छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होती है, उस प्रत्येक टुकड़े को अंश कहते हैं। कंपनी की पूंजी जिन छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होती है, उस प्रत्येक टुकड़े को अंश कहते हैं। आपको जानकारी होनी चाहिए इस चैप्टर के अंतर्गत आप जानना चाहेंगे कि अंश भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पूर्वाधिकार यानी कि प्रेफरेंस शेयर, और एक होता है इक्विटी यानी कि क्षमता अंश। इसके बारे में आप पढ़े होंगे, ठीक है। आपको ध्यान देना है क्षमता अंश और पूर्वाधिकार अंश। पूर्वाधिकार अंशधारी वे अंशधारी जिन्हें कंपनी में सबसे पहले लाभांश मिलता है। इनके लाभांश की दर निश्चित होती है। कंपनी में मत देने का अधिकार नहीं होता है। कंपनी की मीटिंग्स में भाग नहीं ले सकते हैं। कंपनी का जब समापन होता है तो इनका पैसा पहले वापस किया जाता है। कंपनी के वास्तविक स्वामी नहीं होते हैं। पूर्वाधिकार। समता, इनको पूर्वाधिकार अंशों के बाद लाभांश मिलता है। लाभांश की दर निश्चित नहीं होती है। इन्हें कंपनी में वोट देने का यानी कि मत प्रकट करने का अधिकार होता है। कंपनी की सभाओं में बैठ सकते हैं। कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं। कंपनी के समापन पर पूर्वाधिकार के बाद इनका पैसा लौटाया जाता है। ये सब पढ़े हैं आप अंशों के निर्गमन चैप्टर में। तो हम यहाँ पर आपसे पूछेगा अंशों के मूल्यांकन से आशय। याद रखिएगा, अंशों के मूल्यांकन से आशय, इसके अंतर्गत आप क्या लिखेंगे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपको ध्यान देना है अंशों के मूल्यांकन का आशय ऐसे लिखिएगा, नीले कलर से लिखिएगा आप लोग। अंशों के मूल्यांकन का आशय अंशों के मूल्य को ज्ञात करने से है। अंशों के मूल्यांकन का आशय क्या है? अंशों का मूल्य ज्ञात करो। किसी कंपनी के एक अंश का मूल्य क्या है, एक शेयर का मूल्य क्या है, इसका मूल्य ज्ञात करना ही अंशों का मूल्यांकन कहलाता है। जिससे क्यों मूल्यांकन करते हैं? जिससे अंशों को क्रय करने में, विक्रय करने में, हस्तांतरण करने में, ठीक है, हस्तांतरण करने में, धन कर, संपत्ति कर के समय, ध्यान दीजिएगा, के समय
या अन्य उद्देश्यों की पूर्ति में प्रयोग किया जा सके। हमारी बातों को सुनिएगा, हमारी भावनाओं को समझिएगा, एकदम प्यार से पढ़िएगा। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। अंशों के मूल्यांकन से क्या आशय है ना, अंश के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। कंपनी के अंशों का मूल्य ज्ञात करना, जैसे भाई आपने किसी कंपनी का अंश खरीदा है, तो अंश अगर आपके पास है, शेयर आपके पास है, तो अंश क्या है? संपत्ति है। अंश क्या है? अंश संपत्ति है। उसको कभी भी आप बेच सकते हो, या किसी अदर के पास है खरीद सकते हो, या किसी कंपनी के पास है उससे आपको खरीदना होगा, या आप कंपनी वाले खुद हैं तो आप बेचेंगे या हस्तांतरित करेंगे, या सरकार उस पर टैक्स लगाएगी, धन कर लगेगा, संपत्ति कर लगेगा। अन्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अंशों का मूल्य ज्ञात करना जरूरी है। तभी तो पता लगेगा एक अंश कितने रुपए का है। कैसे देखते हो किस कंपनी का अंश कितने रुपए में बिक रहा है? तो उसका एक मूल्य ज्ञात किया जाता है, जिसके बारे में आप कैसे मूल्य ज्ञात किया जाएगा, आप मेथड पढ़ेंगे, नियम कानून पढ़ेंगे। तो अंशों के मूल्यांकन से आशय मैंने इसे बता दिया। इससे यह पता लगता है कि कंपनी की वास्तविक स्थिति क्या है, कंपनी के अंशों की वास्तविक मूल्य क्या है। इसको पहले लिखिए। अब आपको बताने जा रहे हैं अंशों के मूल्यांकन की आवश्यकता। आपको ध्यान देना है, हेडिंग अंशों के मूल्यांकन की आवश्यकता। अंशों के मूल्यांकन की आवश्यकता कब कब पड़ती है, इसको जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहला, जब अंशधारी अंशों का वास्तविक मूल्य ज्ञात करना चाहता हो। जब कोई भी अंशधारी अंशों का वास्तविक मूल्य ज्ञात करना चाहता हो, एक्चुअल प्राइस ज्ञात करना चाहता हो, कितने का है, तब अंशों का मूल्यांकन किया जाएगा। दूसरा, जब कंपनियों का एकीकरण एवं संविलियन ध्यान दीजिएगा, एकीकरण का मतलब दो कंपनियां एक साथ आ जाएं, बोडा और आइडिया एक साथ आई, तो उनके अलग अलग अंशों का मूल्य अलग अलग रहा होगा, तो तब अंशों के मूल्यांकन की आवश्यकता किया होगा। तीसरा नंबर, अंशों का क्रय एवं विक्रय की दशा में, जब कंपनी अंशों का, कोई भी कंपनी का अंश क्रय करना चाहता है, विक्रय करना चाहता है, तब भी होता है। चौथा नंबर, पुनर्निर्माण, कंपनियों का रिकंस्ट्रक्शन करना हो, पुनर्निर्माण करना हो, तब क्या किया जाता है,
5वां नंबर आपको लिखना है, कहा गया है जब संपत्ति कर धन कर संपत्ति कर धन कर उपहार कर का निर्धारण करना हो। ध्यान दीजिएगा, कहा गया है संपत्ति कर का मतलब क्या होता है। जब सरकार को आप संपत्ति कर देंगे तो अंशों का मूल्य का सही सही वास्तविक मूल्य तय किया जाएगा। धन कर देना, उपहार फ्री में मिला हो आपको ना, कितने का मिला है तो उसका मूल्य मालूम करना पड़ेगा। 6 नंबर अपनी कॉपी में आप लिखेंगे, कहता है जब सरकार द्वारा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया जा रहा हो, राष्ट्रीयकरण किया जा रहा हो, कंपनी जब राष्ट्रीयकरण किया जाता है कंपनियों का, तब मुआवजा किसको दिया जाएगा? मुआवजा दिया जाएगा कंपनी मालिक को, कंपनी के अंशधारियों को। सरकार उसका मूल्य तय करेगी, उसी के हिसाब से मुआवजा देगी। सही है कि नहीं? अगला आपको लिखना है जब अंशों की प्रतिभूति पर धन उधार लेना हो या देना हो, समझिएगा। आप, अगला आदमी कहेगा आप हमारा अंश रख लीजिए, फलानी कंपनी का है, तो आप उसके अंश पर, उसके शेयर पर कितना उधार देंगे, उसका पहले वैल्यू मालूम करोगे तभी तो उधार दोगे। उसके बाद ये हो गया अशकंद विपणि के लिए, अशकंद विपणि स्टॉक एक्सचेंज की दशा में शामिल करना हो। जब अशकंद विपणि में तब क्या होता है, तब भी मालूम करना होता है। आपको और भी कुछ टॉपिक लिख लेने हैं। कितने टॉपिक लिखा है? 9 टॉपिक, 10 टॉपिक लिखाएंगे बस। जब एक प्रकार के अंशों को दूसरे प्रकार के अंशों में परिवर्तन करना हो। क्या करना हो? परिवर्तन करना। एक प्रकार का अंश है, दूसरे प्रकार के अंश में परिवर्तन कर दो, अदला बदली कर दो। अगला लिखना है जब कंपनी की सही आर्थिक स्थिति मालूम करना हो। ठीक है? जब कंपनी की सही आर्थिक स्थिति मालूम करना हो, कंपनी की सही आर्थिक स्थिति जब मालूम करना हो तब। 11 नंबर लिखना है, एक और लिख लो। जब किसी कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करना हो।
ठीक है छोटू, इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। उसके बाद अंशों के मूल्य को प्रभावित करने वाले कुछ तत्व बताते हैं आपको। हम आपको आगे बताने जा रहे हैं अंशों के मूल्य को प्रभावित करने वाले तत्व। अंशों के मूल्य को प्रभावित करने वाले तत्व। ठीक है, इसको लिखिए हेडिंग। उसके बाद आपको ध्यान देना है, पहला लिखना है अंशों की मांग व पूर्ति। हमारे बीच में बैठे हुए स्टूडेंट जो वीडियो को देख रहेंगे, आपको पता होना चाहिए जो उन्हें सामान के जिस सामान की मांग ज़्यादा होती है उसका मूल्य बढ़ जाता है, सही है कि नहीं? मांग कम होती है तो घट जाता है, साधारण नियम है। अगला है दूसरा, व्यवसाय की प्रकृति। प्रकृति का मतलब होता है कि यहाँ पर अगर व्यवसाय ऐसी प्रवृत्ति का है, ऐसी प्रकृति का है जिसमें लगातार आने वाले समय में डिमांड ही डिमांड है, उसका शेयर क्या होगा? बढ़ेगा, उसका मूल्य बढ़ेगा। याद रखिएगा, लोग उस कोई प्रोडक्ट हो या सर्विस हो ज़्यादा से ज़्यादा यूज करेंगे, उसके वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी। जैसे 5G आया ना, तो कंपनी जो लोग 5G में पैसा लगाएंगे उनके शेयर का मूल्य बढ़ेगा। व्यवसाय की प्रकृति क्या है? जो 4G में लगाएंगे उनका मूल्य घटेगा। और आपको आगे बताना चाहते हैं, तीसरा नंबर स्टेप हमारा क्या कहता है? सरकार द्वारा घोषित बजट। सरकार द्वारा घोषित बजट। आपको पता होगा जो सरकारें होती हैं जिस क्षेत्र के लिए ज़्यादा बजट घोषित करेंगी उसके शेयर का मूल्य बढ़ेगा, जिसके लिए कम घोषित करेंगी तो उसका मूल्य घट जाएगा, जिसको दान मिलेगा, जिसकी वैल्यू बढ़ेगी। अंशधारियों का चौथा नंबर, अंशधारियों की संख्या। जहां पर ज़्यादा संख्या में अंशधारी आ जाएंगे, कोई कंपनी आवेदन मांगे, शेयर होल्डर ज़्यादा खरीदने वाले आ जाएं, तो अपनी वैल्यू क्या कर सकती है? वो बढ़ा सकती है। समझ में आ रहा है? पांचवा नंबर, ज़्यादा नहीं लिखना है लेकिन 10 तक तो लिखना ही है। लिखना है देश में शांति। देश में अगर शांति व्याप्त है, शांति का मतलब कोई युद्ध की स्थिति नहीं है, कोई खतरा नहीं है, तो वहाँ के शेयर की वैल्यू हमेशा बढ़ती है ना, वहाँ की मार्केट वैल्यू हमेशा बढ़ती है। छठा नंबर आपको लिखना है प्रतिस्पर्धा। जहाँ प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन है, वहाँ शेयर की वैल्यू बढ़ेगी। प्रतिस्पर्धा नहीं है तो घटेगी, कुछ नहीं होगा। सातवां नंबर, अंशों के हस्तांतरण पर रोक। अंशों के हस्तांतरण पर रोक। हस्तांतरण का मतलब वो, अगर आप एक व्यक्ति ने अंश लिया है, अगला व्यक्ति दूसरे को ना ट्रांसफ़र कर पाए तो उसको रोक कहा जाएगा। ऐसी स्थिति में भी क्या होगी? घटेगी अंशों के स्थिति की मूल्य। आठवां नंबर, भावी प्रगति की संभावना। भावी मतलब प्रगति की संभावना जिसमें हो, जिस व्यवसाय में भविष्य में प्रगति हो,
वो क्या होगा, बढ़ता ही जाएगा। 9वां नंबर, उसका मूल्य बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? पूंजी के साथ दायित्व का अनुपात पूंजी के साथ जिसके दायित्व का अनुपात ज़्यादा है, दायित्व लायबिलिटी ज़्यादा देनी है, उसका मूल्य क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा, घटेगा उनको। कंपनी का आकार उत्पाद, क्या उत्पाद है, ये भी क्या बताता है, कंपनी की ख्याति, ये सब भी क्या है, कंपनियों के मूल्य को प्रभावित करते हैं। इसको अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। इतना बहुत मैंने बता दिया। इसके बाद नियम बताएंगे, सूत्र बताएंगे और सवाल लगवाएंगे।